Hello students, I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School, Mahinderganj, Rajpura, District Patiala. Students, today we are going to study chapter 6, Molecular Basis of Inheritance, part 2. And the topics to be covered under this lecture are Griffith experiment, Hershey-Chase experiment and RNA world. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि 1920 से पहले की अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। नो डाउट आज हमें मालूम है कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उस टाइम पे जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी वो इस डिबेट में लगी हुई थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। किसी भी तरह से कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे उस टाइम, तो उनमें से जो मेन एक्सपेरिमेंट थे जो कि एक रिज़ल्ट तक लेके आए, उनमें से एक का नाम है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। ये बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है, और वो इस डिज़ीज़ की वैक्सीन बनाने के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। स्ट्रेप्टो मीन्स एक जो चेन बना के बैक्टीरिया कॉलोनी में ग्रो करता है, एंड कोकस मीन्स सर्कुलर शेप। सो सर्कुलर बैक्टीरिया जो चेन में रहता है। तो क्या हुआ, जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ थे उन्होंने इस बैक्टीरिया का इंजेक्शन माउस के ऊपर ट्राई किया। तो माउस को जब ये इंजेक्शन लगाया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का, तो वो जो माउस था वो मर गया। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो स्ट्रेन्स मिलती हैं, एक आर स्ट्रेन है और एक स्मूथ स्ट्रेन है जिसको हम एस स्ट्रेन बोलते हैं। अब जो एस स्ट्रेन है वो वायलेंट है, वो टॉक्सिक है, वो निमोनिया कॉज कर सकती है। स्मूथ इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड की कवरिंग है, इन कैप्सूल जिसको हम कह सकते हैं कि म्यूकोपॉलीसेक्राइड ने उसको कवर किया हुआ है। और जो रफ़ स्ट्रेन है उसके ऊपर किसी टाइप की कोई कवरिंग नहीं है, उसकी आउटर सरफेस रफ़ है, और ये अवायलेंट या नॉन वायलेंट है, ये निमोनिया कॉज नहीं करती। सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की दो स्ट्रेन्स हैं। अब फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया कि जो आर स्ट्रेन थी जो टॉक्सिक नहीं है, उसका इंजेक्शन माउस को लगाया, एंड द माउस वाज लाइव। माउस मरा नहीं, वो तो बल्कि फुदकने लग गया। नो प्रॉब्लम। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने सेकंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। उसने एस स्ट्रेन जो कि टॉक्सिक है, वायलेंट है, उसका जब इंजेक्शन माउस को लगाया तो माउस को निमोनिया हो गया, माउस की डेथ हो गई। थर्ड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन है उसको हीट किल्ड कर दिया। एच के मीन्स हीट किल्ड, उसको बॉयल करके उसको किल कर दिया। और फिर जब उसका इंजेक्शन माउस को लगाया तो माउस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ेगा भी कैसे, क्योंकि बैक्टीरिया को उन्होंने बॉयल कर दिया, उसको हीट कर दिया, बैक्टीरिया किल हो गया, तो उसका जो इफ़ेक्ट था, टॉक्सिक इफ़ेक्ट था, वो ख़त्म हो गया। फोर्थ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, जो आर स्ट्रेन थी जो नॉन टॉक्सिक है, और उसके साथ उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन दोनों को मिला दिया, उसका सॉल्यूशन बनाया, और उसका इंजेक्शन जब माउस को लगाया तो माउस डेड। अब ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के लिए भी कन्फ्यूजन, आपको भी कन्फ्यूजन लग गई होगी कि जब आर स्ट्रेन तो टॉक्सिक है ही नहीं, निमोनिया करता ही नहीं है, और एस स्ट्रेन है वो हीट किल्ड बैक्टीरिया है, वो डेड बैक्टीरिया हैं, तो फिर ये माउस है जो ये कैसे डेड हो गया। तो व्हाट हैपेंड, इसी कन्फ्यूजन में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया, उन्होंने वो जो माउस डेड हो गया था उसका ब्लड सैंपल लिया,
उसका ब्लड सैंपल चेक किया। जब उसका ब्लड सैंपल लिया, ही वॉज सरप्राइज्ड कि उसके ब्लड सैंपल में लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले। अब मरी हुई चीज़ तो कोई ज़िंदा हो नहीं सकती, क्योंकि एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया तो हीट किल्ड थे, वो कैसे ज़िंदा हो गए। तो ही कंक्लूडेड कि Griffith concluded that there must be some substance that had been transferred from dead S strain to live R strain। उन्होंने बोला कि S strain से कोई ऐसी चीज़ है जो R strain में चली गई और R strain है जो S strain में कन्वर्ट हो गई। तो उन्होंने इस सब्सटेंस को बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। But Frederick Griffith was not aware, he was not knowing कि ये चीज़ क्या थी जो ट्रांसफ़र हुई है। तो बट ट्रांसफ़र हुई है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब फ्रेडरिक ग्रिफ्थ अभी तक कन्फ्यूजन में थे। उस टाइम की जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी वो भी मानने को तैयार नहीं थी। कोई कह रहा था कि प्रोटीन ट्रांसफ़र हुआ होगा, कोई कह रहा था कि डीएनए ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो उस टाइम के 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी। उन्होंने जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को रीओपन किया। व्हाट डिड दे डू? उन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन थी उसको उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में डाला। टेस्ट ट्यूब में डाल के उसकी जो लिपिड लेयर थी उसको आउट कर दिया, निकाल दिया। उसकी जो शुगर म्यूकोपॉलीसेक्राइड थी उसको भी आउट कर दिया, उसको भी निकाल दिया। उसके बाद इस सल्यूशन को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में उन्होंने प्रोटीनेस एंजाइम डाल दिया। अब प्रोटीनेस एंजाइम का फंक्शन क्या है, जितनी भी इस सॉल्यूशन में प्रोटीन है वो सारी प्रोटीन है ये प्रोटीनेस एंजाइम डाइजेस्ट कर लेगा, और ये जो सॉल्यूशन है इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं होएगी। प्रोटीनेस डाइजेस्ट प्रोटीन्स। सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आरएनएस डाल दिए। एज द नेम इंडिकेट्स, आरएनएस ने जितने भी आरएनए था इस सॉल्यूशन में उसको डाइजेस्ट कर लिया। अब इस सॉल्यूशन में कोई भी आरएनए नहीं है। थर्ड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में थर्ड पोर्शन में उन्होंने डीएनएस डाल दिया। डीएनए जब डाला तो उसने सारा डीएनए डाइजेस्ट कर लिया डीएनएस ने। अब इसमें कोई भी डीएनए नहीं है इस सॉल्यूशन में। अब वेरी इंटरेस्टिंग, जिस सॉल्यूशन में कोई प्रोटीन नहीं था उस सॉल्यूशन में जो तीनों साइंटिस्ट थे उन्होंने आर सेल्स थे, जो आर स्ट्रेन थी, जो नॉन वायलेंट स्ट्रेन थी, उसको मिक्स किया। दे वेटेड फॉर फ्यू डेज, नॉट फ्यू डेज बट फ्यू आवर्स वी कैन से, बिकॉज बैक्टीरियल ग्रोथ इज़ वेरी फास्ट। तो जो आर स्ट्रेन थी वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होने लग गई। और इसमें क्या नहीं था बेटे, आपने याद रखना है, इस सॉल्यूशन में प्रोटीन नहीं था, सिर्फ आरएनए भी था, डीएनए भी था। चलो दूसरे में देखते हैं। दूसरे वाले कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में जिसमें आरएनए नहीं था उसमें भी रफ़ स्ट्रेन डाली बैक्टीरिया की, तो वो जो रफ़ स्ट्रेन थी, आर स्ट्रेन थी, वो भी एस स्ट्रेन में चेंज होने लग गई। वायलेंट स्ट्रेन जो थी वो ग्रो होने लग गई। थर्ड सेट में जब उन्होंने सेम जिसमें डीएनए नहीं था उन्होंने आर स्ट्रेन डाली, तो आर स्ट्रेन बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हुई, बिल्कुल भी उसमें जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे वो डेवलप नहीं हुए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नो डीएनए नो एस स्ट्रेन। डीएनए नहीं है तो उस आर स्ट्रेन ने उस डीएनए को अक्वायर नहीं किया, उसको अपने अंदर नहीं लिया, और आर स्ट्रेन है जो एस स्ट्रेन में चेंज नहीं हुई। तो इससे साफ क्लियर हो गया, इट इज़ द डीएनए विच इज़ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। समझ आया बच्चों? अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख के अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
लेकिन इसके बाद भी साइंटिस्ट अभी भी दुविधा में थे कि डीएनए है, प्रोटीन भी हो सकता है, कोई एरर हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि उस टाइम हमारे पास इतना जो था इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतने लैब इक्विपमेंट्स नहीं थे जो कि 100% जो सक्सेस दे सकें। तो हर्शे चैज़ दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1952 में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए और एक फाइनल जो था उन्होंने रिज़ल्ट दिया कि डीएनए ही हो सकता है, और बाद में वो प्रूव भी हो गया। अब उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने सिंपली दो जो अपने टूल्स यूज़ किए, एक उन्होंने बैक्टीरिया इकोलाई यूज़ किया और एक बैक्टीरियोफेज नेम्ड T2 यूज़ किया। These two were their experimental tools to prove that DNA is the genetic material. Okay, now you will say what is bacteriophage? Bacteriophage बेटे एक टाइप के वायरस होते हैं। They are viruses that infect bacteria. देखो वायरसेस बहुत स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, और कई बार वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। सो वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। और ये जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत सिंपल होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन शेल, ये जो आप देख रहे हो प्रोटीन कोट, एंड अंदर उनका जीनोम होएगा, डीएनए में भी आरएनए। क्लियर? सो हमने समझ लिया कि उन्होंने ई कोलाई यूज़ किया और बैक्टीरियोफेज T2 यूज़ किया। अब उनका एक्सपेरिमेंट क्या था बेटे, ध्यान से समझो। उन्होंने क्या किया कि ये जो बैक्टीरियोफेज था, इसकी प्रोटीन को उन्होंने रेडियो एक्टिव S35 से लेबल कर दिया। हमें पता है कि सल्फ़र इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स, तो उन्होंने बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन को जो आउटर कैप्सिड है उसको 35S सल्फ़र से लेबल किया। और फिर उसके बाद ई कोलाई बैक्टीरिया, दिस इज़ ई कोलाई बैक्टीरिया, इससे इन्होंने इन्फेक्ट करवाया, इस बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करवाया। बैक्टीरियोफेज ने अपना जीनोम है जो वो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट किया। आप इस एनिमेशन में देख रहे हो कि कैसे जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो अपना जीनोम, अपना डीएनए या आरएनए किस तरह होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही इसने अपना डीएनए अंदर इंट्रोड्यूस किया, इसमें क्या होता है, वायरस की प्रॉपर्टी होती है कि इनका अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, दे आर नॉट वेरी एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। जब भी ये किसी होस्ट के अंदर एंटर करते हैं तो उस होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके ये रेप्लिकेट करते हैं, और ऐसा जादू करते हैं ये होस्ट के ऊपर कि होस्ट अपनी मशीनरी, अपना मेटाबॉलिज्म भूल के इनको मल्टीप्लाई करने में लग जाता है। सेम ई कोलाई के साथ हुआ। ई कोलाई ने अपना मेटाबॉलिज्म छोड़ दिया और जो इसका जीनोम था इसको अपना समझ के रेप्लिकेट करी जा रहा है, और इसके अंदर जो वायरल जो और बनी जा रहे हैं, इसकी डीएनए इसकी कॉपीज़ बन रही हैं। नेक्स्ट देखो अब क्या हुआ, जब इसकी बहुत सारी कॉपीज़ मल्टीप्लिकेशन हो गई ई कोलाई में, तो सारे कल्चर को इन्होंने ब्लेंड किया, सेंट्रीफ्यूज़ किया। ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूज इन्होंने इसलिए किया क्योंकि हमें पता है वायरस जो लाइटर है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, और इसका जो आउटर कवर है, आउटर कैप्सिड है, वो बैक्टीरिया के होस्ट सेल के अंदर एंटर नहीं करती, सिर्फ डीएनए एंटर करता है। तो जब सेंट्रीफ्यूज किया, लाइटर पार्ट था वो सुपरनेटेंट बाहर रह गया, और जो हैवियर पार्ट था वो सारा एक पैलेट के रूप में इकट्ठा हो गया। जब उन्होंने उसको एनालाइज किया तो उसके अंदर जो था रेडियो एक्टिविटी पैलेट में बिल्कुल भी नहीं थी। रेडियो एक्टिव पोर्शन था वो सुपरनेटेंट में ही था, क्योंकि हमने लेबल ही प्रोटीन को किया था 35 प्रोटीन। डीएनए को तो हमने लेबल ही नहीं किया था, डीएनए अंदर गया लेकिन अंदर कोई भी ट्रेस डीएनए जो लेबल्ड रेडियो एक्टिव लेबल का बिल्कुल भी नहीं था। चलो अब सेकंड सेट में देखते हैं। सेकंड सेट में उन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था उसको फास्फोरस 32 से लेबल कर दिया। हमें पता है कि फास्फेट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डीएनए, तो उन्होंने फास्फोरस 32 से इसके जीनोम को लेबल कर दिया। उसके बाद
सेम ई कोलाई के ऊपर इन्फेक्शन करवाई। आप देख रहे हो ये बैक्टीरियोफेज है जो ई कोलाई के ऊपर इन्फेक्शन कर रहा है और इसने अपना डीएनए होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही इसके अंदर आएगा डीएनए, इसकी मशीनरी यूज़ करके इसकी डीएनए की कॉपीज़ बनेंगी। सेम वे से जैसे हमने इस तरफ किया था, इसको ब्लेंडिंग की और एनालाइज किया तो देखा, उन्होंने पाया कि बाहर जो सुपरनेटेंट था उसमें किसी तरह की कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई और जो अंदर डीएनए था, वायरल डीएनए था, उसमें उसने होस्ट डीएनए को भी रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल क्लियर कट रिजल्ट्स आए कि इट इज़ द डीएनए विच इज़ द जेनेटिक मटेरियल। और इसको उन्होंने बोला ट्रांसडक्शन। बेटे कई बार ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन में डिफरेंस आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन वो होती है जब कोई बैक्टीरियल सेल नेकेड डीएनए को अपने आप अपने अंदर एंटर करवाए, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसडक्शन होती है जब कोई फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर करे थ्रू बैक्टीरियोफेजिस या थ्रू वायरस, तब हम कहते हैं कि इट इज़ ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, कि थ्रू बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर जीनोम की एंट्री हुई है, एक फॉरेन डीएनए की एंट्री हुई है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसडक्शन। सो इससे एविडेंस क्लियर हो गई कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। अब हमने डीएनए आरएनए दोनों के स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह किए हैं, हमें डिफरेंस भी पता है कि आरएनए अनस्टेबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन मोर ओएच ग्रुप। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, वो स्टेबल है। सो ऑल दीज डिफरेंसेस वी हैव डन। नाउ लेट्स कम टू द आरएनए वर्ल्ड। डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन क्वेश्चन ये आता है बेटे कि जब केमिकल एवोल्यूशन हो रही थी, हमारा नेक्स्ट चैप्टर एवोल्यूशन का है, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि केमिकल एवोल्यूशन जब हुई तब फर्स्ट जो था वो आरएनए इवॉल्व हुआ था। आरएनए ने अपने दो टाइप्स के काम करने शुरू कर दिए। आरएनए आप स्टेप 2 में देख रहे हो, आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। आज भी एविडेंस है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है इन सम वायरसेस। सेकंड काम उसने क्या किया कि आरएनए ने कुछ मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस थी उसको कैटालाइज करना शुरू कर दिया। आरएनए कैटालाइज्ड प्रोटीन सिंथेसिस। सो दो काम थे उसके। और उस टाइम केमिकल एवोल्यूशन जब हुई तो उस टाइम द होल बायोलॉजी, द बायोकेमिस्ट्री ऑफ होल बायोलॉजिकल प्रोसेस पे आरएनए का राज था। आरएनए का ज़माना चल रहा था, इसीलिए हम आरएनए वर्ल्ड बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, डीएनए इवॉल्व हुआ। जब डीएनए इवॉल्व हुआ तो उसने आरएनए का सारा काम ओवरटेक कर लिया। आरएनए सिर्फ एक मिडल मैन बन के रह गया। डीएनए जेनेटिक मटेरियल भी बन गया। और जो उस टाइम प्रोटीन्स थी, आरएनए वर्ल्ड के टाइम जो प्रोटीन्स बनी थी, उन्होंने अपने आप को एंजाइम में कन्वर्ट कर लिया। जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैटालाइज होने लगी वो एंजाइम्स करने लगे। सो आरएनए का सिर्फ यही काम रह गया कि वो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता था और उसमें आगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता था। सो दिस इज़ आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आरएनए इवॉल्व फर्स्ट और डीएनए इवॉल्व फर्स्ट। तो अगर हमने नोट्स बनाने हैं कि राइट ए फ्यू पॉइंट्स ऑन आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, तो हम क्या लिखेंगे कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। केमिकल एवोल्यूशन में ये प्रूव हुआ है। जितनी भी एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस लाइक मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है, दे वर इवॉल्व अराउंड आरएनए। आरएनए तब मास्टरमाइंड था, सारे काम करता था ये। आरएनए एक्ट्स एज राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स ऐसे एंजाइम होते हैं जो कैटलिस्ट हैं। बीइंग कैटलिस्ट, आरएनए वाज वेरी रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। और
इसकी ये आप चाहे इसकी प्रॉपर्टी कह लो या इसका जो है इल इफेक्ट कह लो कि अनस्टेबल है, ज़्यादा रिएक्टिव है। इसमें यूरेसिल भी है, हम पहले भी कर चुके हैं। सो देयरफॉर डीएनए हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए। आरएनए से जो है डीएनए का जन्म हुआ विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट स्टेबल। उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुई जिससे डीएनए स्टेबल हो गया। सो दिस इज़ आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। अब डीएनए ने सारा काम टेक ओवर कर लिया, तो डीएनए में क्या खासियत थी, उसकी क्या प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से उसको एज ए जेनेटिक मटेरियल जो है नेचर ने सिलेक्ट किया। क्या था, आओ देखते हैं। डीएनए इज़ लेस रिएक्टिव ड्यू टू द लैक ऑफ वन OH ग्रुप। अब आप ये देखोगे, हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में भी किया था कि डीऑक्सीराइबोज में OH ग्रुप एक होता है, H ग्रुप, एंड राइबोज में 2 OH ग्रुप है। इसकी सेकंड पोजीशन पे OH है, इसकी सेकंड पोजीशन पे H है, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो मोर स्टेबल देन आरएनए। प्रेजेंस ऑफ थायमिन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल। अब आप देख रहे हो आरएनए में यूरेसिल है एंड डीएनए में थायमिन है, pyrimidine। डीएनए इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू डबल हेलिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डबल हेलिक्स है, 2 जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं वो आपस में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन से जुड़ी हुई हैं। सो दैट इज़ वाई डबल हेलिक्स इज़ मोर स्टेबल देन दिस सिंगल स्ट्रैंड। Clear? So this is all about the search of genetic material. Thank you.